आ जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं मुन्ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है टॉपिक, है ना। पहला वाला जो टॉपिक है थ्योरी क्वेश्चन इसके अंदर में आ सकते हैं। बच्चों थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहला वाला जो है चैप्टर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसके अंदर में सबसे पहला यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर में पढ़ने लायक कौन सी चीजें मैं डायरेक्टली वही बता रहा हूँ, बाकी आप घर पे पढ़ोगे। हाँ, मैं ये बताने की जरूरत तो नहीं ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन एट लीस्ट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो। तो वो सब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये आप घर पे पढ़ोगे। AICPA ने डेफिनेशन दिया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये आप घर पे पढ़ोगे। अच्छा, ये इसमें समझाने वाली चीज नहीं है, इसमें क्या है पूछो, फैक्ट। इसमें क्या है, फैक्ट। ये दीवार का कलर ग्रीन है तो है, इसमें समझाने वाली कोई चीज है क्या? जैसे प्रॉफिट कैसे है वो मुझे समझाना पड़ता है। इसमें कहना बच्चों ये दीवार का कलर ग्रीन है, इसका कलर व्हाइट है, ये बोतल है, ये कैल्सी है, कैल्सी में इतने बटन है, ऐसे फैक्ट है इसमें बहुत सारे। क्यों ग्रीन है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आप न्यूज़पेपर या नॉवेल रीड करते हो ना, वैसे रीड करना है। एग्जाम के लिए क्या काम का है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के काम का है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यही तो हम लोग करते आ रहे पिछले 4 महीने से। ये देखो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। बिजनेस, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद करते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, इसके बाद फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के बाद आपको इससे मिलती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के भरोसे आप लेते हो डिसीजन। तो ये ऊपर वाला जो एस्पेक्ट है ये इंफॉर्मेशन जनरेट करने का है, और इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेना, मतलब ये क्या है, यूजिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऊपर में क्या है, जनरेटिंग, नीचे वाला क्या है, यूजिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करना। सो प्रोसीजरल एस्पेक्ट की अगर बात आती तो कितने एस्पेक्ट है, दो। इंफॉर्मेशन जनरेट करना और उस जनरेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करना। जनरेट कैसे करते हैं देखो तो, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग को तुम बचपन से क्या बोलते रहे, क्लासीफाइंग, रिस्पेक्टिव नेचर के ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव लेजर में डालना, मतलब क्या, पोस्टिंग, क्लासीफाइंग, छटनी करना, क्लासीफाई करना, है ना। कचोरी अपने शक्कर शक्कर के डब्बे में, सोप सोप के डब्बे में क्लासीफाई करके रखते हो ना, तो वो पोस्टिंग म्हणजे क्लासीफाइंग है। देखो तो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग म्हणजे पोस्टिंग, समराइजिंग म्हणजे बोलो तो बेटा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। उसके बाद एनालिसिस करना, जो भी आपका क्लासिफाइड डेटा है, समराइज डेटा, उसको क्या करना, एनालिसिस करना। इंटरप्रीट करना, खुद के हिसाब से समझ के लेना। इंटरप्रीट करना मतलब डेटा को अपनी ओन लैंग्वेज में समझना। इंटरप्रीट करने के बाद क्या करना है, रिस्पेक्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट करने के बाद वो इंटरेस्टेड पार्टी क्या लेगी, डिसीजन। ये पूरे ही पॉइंट के आगे लिख दो, डिसीजन। इसी के आगे 6 के बाद आगे क्या है बेटा, है यूजिंग। पहले क्या है बेटा बताओ, जनरेटिंग। ये देखो जनरेटिंग, जनरेटिंग में कितने पॉइंट है टोटल, 6। बोलो कौन कौन से 6 है, बोल दिया कौन से 6 पॉइंट है, हाँ बोल, बोल कौन से 6 पॉइंट है। हाँ, वेरी गुड, क्लासिफाइंग, हाँ इसके बाद में समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये कौन बोलेगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन। हो गया क्या 6? ये हो गया जनरेटिंग। और यूजिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। ये एग्जाम में आता है 4 नंबर के लिए। बाप रे सर 4 नंबर, और लिखने जाओ तो 8-10 पेजेस हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ कीवर्ड्स एक, उसका एक लाइन में मीनिंग। बरोबर है क्या, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी क्वेश्चन फॉर 4 to 5 मार्क्स। आप चार्ट बना करके भी लिख सकते हो, कीवर्ड्स ही आने चाहिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड लास्ट में कम्युनिकेट करना। और यूजिंग मतलब डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यूजिंग के लिए इन्होंने एक पैराग्राफ दिया, बस इसका पूरे का मीनिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के लिए यूज करना है। हाँ ज्यादा लोड मत लेना, उसको सीरियस भी मत लेना, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना ही अच्छे से ध्यान रखना। ये आप ही के काम का है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि उड़ाना है बोल के उड़ा रहा हूँ, इतना ही इसमें काम का है।
कोई भी चीज आपकी ऐसी उड़ाई नहीं जाएगी, चिंता मत करना। देन इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, ये हिस्ट्री रीड करना है तो रीड करना, नहीं तो छोड़ भी दिया तो भी चलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी क्वेश्चन फॉर 4 to 5 मार्क्स, बरोबर है। तुम लोग बाद में वापस से वीडियो देख करके लिखने वाले हो कौन से थ्योरी क्वेश्चन काम के हैं, अभी लिख रहे, वेरी गुड। उद्देश्य, उद्देश्य तो हमने पहले दिन ही बेसिक में देखे थे। तुम मुझे बताओ रे, वैसे ही तुमको मालूम है, बोलो तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बोल रहे साक्षी बोल, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, हॉबी है क्या? नो, अकाउंटिंग से क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। और क्या होता है अकाउंटिंग से, प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। और क्या होता है अकाउंटिंग से, फिनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और क्या होता है अकाउंटिंग से, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में इनकम कितनी है, बिजनेस में एक्सपेंस कितने हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। हॉबी थोड़ी है कि चलो बैडमिंटन खेलते अकाउंटिंग करते। अकाउंटिंग करते क्यों, प्रॉफिट लॉस को ये लोग क्या बोलते मालूम है क्या, रिजल्ट। फिनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन, किसे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इनकम एक्सपेंस कितने, डिसीजन मेकिंग के लिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन समझने के लिए बिजनेस की, नियर फ्यूचर की लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते कि नहीं कर सकते, यही तो है उद्देश्य। और क्या है, किसे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इनकम कितने, एक्सपेंस कितने, लो 4 पॉइंट तो यही हो गए। और ये पीएनएल बैलेंस शीट के 2 पॉइंट, रिजल्ट मतलब पीएनएल, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, लो 6 पॉइंट हो गए। और हर कोई क्या बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन मेमोराइज करके रख सकता है क्या, नो, लाखों ट्रांजैक्शन है, नोबडी कैन मेमोराइज ऑल द ट्रांजैक्शन। हेंस अकाउंटिंग आपको एक मौका देती है उन सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने का। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हो गया कि रिकॉर्डिंग, एक है प्रॉफिट लॉस, फिनेंशियल पोजीशन, रिसीवेबल पेएबल, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने है, किसे कितना लेना है, किसको कितना देना है, रिसीवेबल पेएबल, उसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन, देन उसके बाद में आप लोगों का क्या है, डिसीजन मेकिंग। यही उद्देश्य है। और तुमको एक चीज बताओ, ये उद्देश्य सफल हो गए तो यही क्या बन जाएंगे, एडवांटेजेस। चेक करो तो, कॉमन सेंस के भरोसे आप जवाब दे सकते हो। सॉल्वेंसी पोजीशन को लिक्विड, लो इन्होंने तो 5 ही बोला, हमने तो 7-8 बोल दिए। देखो हमारे आ रहे क्या इसमें, सारे ट्रांजेक्शन मेमोराइज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड करना। रिजल्ट म्हणजे, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, पास या फेल, धंधे का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस, पीएनएल। फिनेंशियल पोजीशन म्हणजे औकात, असेट्स और लायबिलिटी, बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, आ गया क्या अभी। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब लिक्विडिटी पोजीशन, जहां आप आपकी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इन्होंने तो 5 ही बोले, हमने तो 6-7 बोल दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 में से 7 नंबर मिलेंगे, 5 में से 5 ही मिलेंगे, चल जाएगा ना सभी को 100% नंबर आ गया तो, कम तो नहीं लग रहा है ना। उसके बाद ये देखो ऑब्जेक्टिव फिर से एक चार्ट के अंदर में भी दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन फॉर 4 to 5 मार्क्स। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला काम मेजरमेंट, क्या गिनता है रे अकाउंटिंग, बोलो ना। किसी ट्रांजैक्शन का धंधे पे इफेक्ट क्या आ रहा है वो गिनता है अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने रोहित को माल बेचा 2000 रुपए में कैश में, इसका इम्पैक्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही गिना अकाउंटिंग ने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही तो है। अकाउंटिंग मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस, लिख लो पास्ट परफॉर्मेंस म्हणजे ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो गया उसी की तो अकाउंटिंग करते हैं कि होने वाले की करते हैं, जो हो गया उसकी अकाउंटिंग करते हैं, होने वाले की थोड़ी करते हैं। हाँ होने वाले की नहीं करते तो कुछ बच्चे और बोलेंगे सर फिर फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के चलते करना पड़ता है। बट 99% केसेस में जो ट्रांजैक्शन बीत गया उसी की अकाउंटिंग करते हैं।
और ये हमारे अकाउंटिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हमारी अकाउंटिंग हिस्टोरिक बेसिस पे काम करती है, जो बीत गया उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एफएम इसी मामले में आगे निकल जाता है। एफएम फ्यूचरिस्टिक है और अकाउंटिंग हिस्टोरिक है। जो बीत गया भूतकाल में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग करके क्या तुम बदल सकते हैं क्या? वो सिर्फ बस लिख के रख रहे हैं जो हो गया वो। लेकिन एफएम कैसा है? एफएम जो फ्यूचर में हम लोगों को फायदा जहां से ज्यादा हो सकता है, हम लोग वहां डिसीजन लेंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए एफएम कैसा है? फ्यूचरिस्टिक। अकाउंटिंग कैसा है? हिस्टोरिक। मेजरमेंट क्या मेजर करता है? ये पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद फोरकास्टिंग भी करता है कि अकाउंटिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। देखो ना, आप सीए बनने के बाद में पिछले 4 साल के पी&एल देख करके अगले साल ये क्या गुल खिलाएगा वो बता सकते हो एंटिटी। लास्ट 4 साल का आपके पास में पी&एल खोल के रख दिया मैंने, तो आप 5वें साल में अंदाज कितना प्रॉफिट करेगा आप अंदाज लगा सकते हो कि नहीं? और आपने अंदाज कैसे लगाया? पिछले 4 साल की अकाउंटिंग को देख के। तो बस ये भी एक उसका फंक्शन है। फंक्शन म्हणजे काम, बरोबर ना? पहला मेजरमेंट, दूसरा फोरकास्टिंग, तीसरा अकाउंटिंग क्या देता है? अकाउंटिंग आपको क्या देता है? बोलो बोलो। इन सब के लिए एक वर्ड है, इंफॉर्मेशन। ये सब क्या इंफॉर्मेशन ही है ना? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, पोजीशन क्या, रिसीवेबल कितना, पेबल कितना, इनकम कितना, एक्सपेंस कितना, ये सब है क्या? इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन के भरोसे आप लोग क्या करते हो रे बच्चों? डिसीजन लेते हो। वरना इंफॉर्मेशन का अचार डालोगे क्या आप? जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने शरीर के अंगों को हिलाते हो, और क्या है? इंफॉर्मेशन के भरोसे आप क्या लेते हो? डिसीजन। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिसीजन मेकिंग रहता ही नहीं तो क्या ही कर लेंगे? रिलायंस को 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्या अगर किसी को कोई डिसीजन ही नहीं लेना है? जैसे मान लो मैंने रोहित को मेरे यहाँ पे मैनेजर रखा, एक ब्रांच में मैनेजर था ऋग्वेद, एक ब्रांच में मैनेजर था रोहित। ये ब्रांच बहुत प्रॉफिट में है, ये वाली ब्रांच लॉस में। हाँ, इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, ये ब्रांच लॉस में। अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। तो फिर लिए क्यों इंफॉर्मेशन? लेकिन मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, ये ब्रांच प्रॉफिट में, इसको इंसेंटिव, इसको रशिया भेज दिया और इसको काम से निकाल दिया। डिसीजन लिया ना मैंने। इसको क्या भेजा? क्या दिया नहीं? कहा दिया नहीं, कहा भेजा? और इसको क्या दिया? नारियल। ये डिसीजन लिए मैंने। डिसीजन किस भरोसे पे लिए बताओ? इंफॉर्मेशन के भरोसे। मैनेजर की क्या गलती? मतलब फिर इसने ऐसा क्या अलग कर लिया कि इस प्रॉफिट कर रहे हैं? नो नो नो, ऐसा नहीं रहता। जब भी तुम कोई धंधे में प्रॉफिट होता है, कोई धंधे में लॉस हो रहा है, सेम टाइप का धंधा इस दुनिया में कोई ना कोई प्रॉफिट में कर रहा है ना, मतलब तेरी ही गलती। तू लॉस में है मतलब तेरे ही कर्म है। फिर डिसीजन मेकिंग, ऐसे बहुत सारे डिसीजन है। बिजनेस एक्सपांड करना नहीं करना, मैनेजर को रखना निकालना, सैलरी बढ़ाना नहीं बढ़ाना, यस और नो। हजारों डिसीजन आप लेने वाले हो आगे जब आप बिजनेस करोगे, पर वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन डिसीजन नहीं। ये डिसीजन मेकिंग का भी क्या है? अकाउंटिंग का ही काम है कि फंक्शन। उसके बाद कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, बरोबर है कि नहीं? पिछले साल बिजनेस के अंदर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर में 10 लाख का खर्चा हुआ, इस बार एडवर्टीजमेंट में 2 करोड़ का खर्चा हो गया। कंपैरिजन कर रहा था मैं। ये कंपैरिजन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैंने अकाउंटिंग करके रखा। सो अकाउंटिंग की वजह से ही तुम क्या कर पा रहे हो? कंपैरिजन। सो अकाउंटिंग आपको एक और चीज में हेल्प कर रहा है, या अकाउंटिंग का एक और फंक्शन है कंपैरिजन। मैंने कंपैरिजन किया, पिछले साल 10 लाख का खर्चा, इस बार 2 करोड़ का खर्चा। इवेल्युएशन किया, मैनेजर को बुलाया, इधर ये कैसे? लास्ट ईयर 10 लाख का, इस बार 2 करोड़ का खर्चा हो गया, ऐसा क्या कर दिया इस बार? तो उसने बताया सर पिछली बार राखी सावंत को लाया, इस बार कटरीना को लाया था, तो इसलिए ज्यादा। इवेल्युएशन करने के बाद समझ में आया ये कंपैरिजन इवेल्युएशन किसकी वजह से पॉसिबल रहा? अकाउंटिंग की वजह से। मैंने बोला ला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बिल लेके आ सारे। समझ में आया? ये एक आइटम का कंपैरिजन नहीं है, ऐसे आप सैकड़ों आइटम कंपेयर कर सकते हो। लेकिन कब पॉसिबल है कंपैरिजन? अगर अकाउंटिंग करके रखा है तो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से आपको बिजनेस के जो भी लूप होल्स है
या फिर जो भी वीक पॉइंट है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो क्या? यस, क्योंकि अकाउंटिंग आपको क्या देती है? इंफॉर्मेशन। देखो ना, एक लूप होल था मेरे बिजनेस में, मैनेजर को मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला उस लूप होल को? बोलो ना, उस लूप होल को कैसे निकाला? अकाउंटिंग की वजह से ना बच्चों। और उसके बाद में सरकार कंपलसरी करती है, लॉ कंपलसरी करते हैं अकाउंटिंग करना है कंपनी के केस में। और टैक्सेशन पर्पस के लिए भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तुम बताओ टैक्स किस पे देते हैं? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कबूतर बताता है या अकाउंटिंग? तो जब तक आपको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा तब तक आप टैक्स निकाल पाओगे क्या? इसीलिए ये अकाउंटिंग के क्या है काम। ऐसा लिखो, एम एफ डी सी सी जी एफसी एफसी रोड एफसी रोड पे एमडी मैकडी, एफसी रोड पे मैकडी, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, है ना। देखो ना यार, ऐसे कुछ तो भी याद करके कर लेना। ये क्या है? एमडी, एमडी, एफसी और सीजी। एमडी, एफसी, सीजी। अकाउंटिंग का काम करने मैनेजिंग डायरेक्टर एफसी रोड पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गया। एमडी, एफसी, सीजी है ना, ऐसे कुछ तो भी जमा लेना मामला। बुक कीपिंग हो तुम रीड करोगे, क्योंकि तुमको बुक कीपिंग पढ़ाओ मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तुम काफी होशियार हो उसमें। ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। जस्ट रीड कर लेना। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तुम रीड करोगे ना? बताओ तो डिस्टिंक्शन, ऐसी बचपन में पढ़ा है आपने, बताओ। ये क्लरिकल वर्क है, ये स्किल्ड एम्प्लॉय का काम है, ये रोज रोज करना है, रिकरिंग है। बुक कीपिंग रोज है। ये कब करना है? एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, इसमें एंट्री आती है, बरोबर है कि नहीं? इसके लिए क्लरिकल वर्क है और ये स्किल्ड वर्क है, स्किल्ड स्किल्ड। इसके लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड भी चल जाएगा, सेमी स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा, बट इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए। ऊपर वाला स्किल्ड अलग चीज के लिए लिखा है। स्किल्ड वर्कर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट का काम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4। और बताओ, इससे आपको रिजल्ट पता चलेगा धंधे का, प्रॉफिट लॉस, इससे रिजल्ट पता नहीं चलेगा। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ पोथी जमा हो रही है। जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लेजर ओपन करते हो या जर्नल एंट्री देखते हो? लेजर। बैंक में जाते हो, बैंक वाले को बोलते हो भैया मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो वो जर्नल एंट्री बुक ओपन करता है या आपसे आपका अकाउंट नंबर मांग के लेजर ओपन करता है? अकाउंट नंबर मांग के लेजर। तो लेजर ही है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जर्नल एंट्री भले ही सबसे पहले बनाते हैं, भले ही ये प्राइमरी है, बट फिर भी प्रिंसिपल बुक्स कौन है? लेजर। इसीलिए देखो बचपन में पढ़ा होगा, लेजर बुक इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। भले वो सेकेंडरी है, जर्नल एंट्री के बाद आती है, स्टिल वो प्रिंसिपल है। होता है ना ऐसे, छोटा बच्चा बाद में आता है, छोटा भाई, बट फिर भी वो घर पे ज्यादा लाड़का होता है ना, ऐसी है, समझ लो। ये कुछ है, ये आप देख लेना एक बार। ये बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग उससे बड़ा, और सब ब्रह्मांड किस में? अकाउंटेंसी में। सब फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। सब फील्ड का मतलब होता है ब्रांचेस। सब फील्ड का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस। सब फील्ड, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो बताओ, देखो भी मत इधर, कौन कौन सी ब्रांच है वैसे ही बताओ। तुमने सब सुनी है यार ब्रांचेस आज तक, बोलो। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सी एंटर के सब्जेक्ट के अंदर में सुना है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो तुम पढ़ रहे हो फिनेंशियल अकाउंटिंग, अरे जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम तो लिखो। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बताओ
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और बताओ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और बताओ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये आप फाउंडेशन में भी पढ़े, इंटर में भी रहेगा, ये फाउंडेशन में नहीं है बट इंटर में दोनों भी रहेंगे, बरोबर है ना? काय नहीं नहीं नहीं, तेरे समझने में गलती होगी, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, हाँ इकोनॉमिक्स ही आता है सबसे पहले, बट ये इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस नहीं है। सगळ्यात आधी आलते ब्रह्मा, त्याच्यानंतर आली सृष्टी, तुम लोगों को जहां तुमने डीप जाना चाहिए तुम वहां डीप जाके सोचो, थेरियोटिकल फ्रेमवर्क में डीप मत जाओ ज्यादा, हम जो देख रहे हो बहुत ज्यादा डिटेल में। ये ब्रांचेस याद रहेगी सभी को, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना अभी, इन्फ्लेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग अकाउंटिंग करते हुए। ये ब्रांच आप लोगों को नहीं है सिलेबस में, ना ये है ना ये है ना ये है, मैंने ये पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम के लिए खाली, काफी सारी कंपनियां इतना प्रॉफिट कमाती है समाज को एक्सप्लॉइट कर करके, तो उन कंपनी को उनके नेट प्रॉफिट का 2% समाज सेवा के लिए सीएसआर बोल के खर्च करना पड़ता है ना? इसीलिए देखो आधार पूना वाला कि वो एफसी रोड पे वो कचरा साफ करने के ट्रक घूमते रहते ना, वो ऐसा पाइप लेकर के दिखाते हैं, तो वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला है, उसको 2% खर्च करना है। जिस तुम सोसाइटी में रह करके पैसा कमा रहे हो, तो उस कंपनी का प्रॉफिट मान लो 1 लाख करोड़ है, तो 2% उसका कितना होता है, 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ उसको खर्च करना है समाज के लिए, नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है कि हमने उसमें क्या देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कितनी समाज की मदर सिस्टर की कितना नुकसान किया, और हमने उस नुकसान को कैसे कोप अप किया। इसमें कोई ऐसा ज्यादा फिगर नहीं रहेगी, रिपोर्ट्स बहुत रहती है उसमें, हमने कितना समाज को एक्सप्लॉइट किया। गंगा किनारे कोई कंपनी होगी तो उन्होंने गंगा नदी को कितना खराब किया, फिर उसके बाद में उन्होंने कितने सोशल काम किए जिसकी वजह से गंगा साफ सफाई अभियान, रोड साफ सफाई, हेलमेट पहनो। सैटरडे संडे को बहुत बार दिखते कंपनी के लोग सिग्नल पे आके खड़े हो जाते, हेलमेट पहनो, ऐसा पुम पुम पम पम लेकर के खड़े रहते ना वो, तो वो सब सीएसआर का ही पार्ट है। उनको कोई शौक नहीं है कि सिग्नल पे आके खड़े रह के, वो सिग्नल पे खड़े रहते, फोटो खींचते, कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करते कि हमने सीएसआर खर्च किया, इसमें खर्चा हो गया 5 लाख रुपए, 1 घंटा सिग्नल पे खड़े रहे उसका। समझ में आया क्या? सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बाकी ये तीनों आपको पढ़ना है। ये सारी ब्रांच, बट इतनी सारी ब्रांच आपके सिलेबस में भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4-5 ही दिए होंगे कुछ, हाँ देखो 5 ही दिया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग दिया भी नहीं, एचआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कोई एक प्रोडक्ट का कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग, टोटली रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग। ये रीड करोगे आप घर पे, इंपॉर्टेंट है हाँ। मैं रीड करने बोल रहा हूं, मैं अगर कोई चीज आपको रीड करने बोल रहा हूं मतलब समझ जाओ। लेक्चर में हूँ, एक 10 मिनट कॉल करता, लेक्चर में 10 मिनट कॉल करता। जो चीज मैं आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूँ वो बहुत इजी है हाँ बच्चों, आप रीड भी करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दूसरा अगर आप बोलते होंगे तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ, बट मैं करूंगा उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, आप खुद से एक बार पढ़ना। बट जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो ही उसके अंदर में, मतलब ऐसा अनएक्सप्लेन नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तुम ही बताओ, देखो भी मत नीचे, बोल एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। हाँ शेयर होल्डर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मत बोलो ना, मैनेजमेंट बोल दो ना। हाँ और बताओ, हाँ वेरी गुड। कॉम्पिटिटर्स, वेरी गुड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसी को बैंक बोल दूं क्या मैं? हाँ वेरी गुड। इनकम टैक्स अथॉरिटी, बिल्कुल सही जवाब। इनकम टैक्स अथॉरिटी रेड मारती है ना, रेड मारती है सबसे पहले आपसे, आपके क्या सील करती है वो, बुक्स ऑफ अकाउंट।
क्या सील करती है सबसे पहले? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सील क्यों करती है? ऐसे ही शौक के लिए कि घर पे ले जाके पढ़ेगी? पढ़ेगी ना वो घर पे ले जाके ऑफिस में। हाँ और बताओ, और बताओ। बिल्कुल सही बोला सभी ने, बिल्कुल सही जवाब है। नॉनसेंस, सब लोग सही बोल रहे हो। हाँ बोलो। सरकार भी यूज करती है ना कभी कभी, आपको सरकार को देना पड़ता है ना डिटेल बहुत बार, तो ये गवर्नमेंट लिख देता हूँ। हाँ और बताओ। बस खत्म। ओनर, अरे तो सोल प्रोप्राइटर ही है तो फिर ओनर क्यों बोलेंगे? चलो देखो अब कौन कौन है ना। एम्प्लॉय कैसे यूज करते हैं, अब आपको एक दो चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्वेस्टर और एम्प्लॉय आपको जो दिख रहे हैं ना बच्चों, चलो इन्वेस्टर क्यों यूज करेगा? ये रोहित के पास 500 करोड़ आ गए, अब ये सोच रहा है मैं कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं। ये ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर में डाल देगा या उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करके डालेगा? स्टडी करेगा, मतलब ये यूजर हो गया ना। ये देखो इन्वेस्टर भी यूजर हो गया। यस और नो? और एम्प्लॉय क्यों यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुम सब एक कंपनी के एम्प्लॉय हो। मान लो मैंने एक कंपनी चालू की और मैंने तुम सबको 20-20 हजार की पगार पे रख लिया, और मैं महीने का 10 करोड़ कमा रहा हूं, महीने का 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और ये ऋग्वेद को कैसे पता चल गया कि मास्टर साला महीने का 10 करोड़ का मुनाफा छाप रहा है और अपने को 20-20 हजार की पगार दे रहा है, बरोबर है? और ये लीडर है तुम्हारे एम्प्लॉय का, यूनियन लीडर। ये इसने तुम सब लोगों को कहाँ पे बिठा दिया? धरने पे। और इसने बोला हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है, क्या मांगे तुम्हारी? बोले हमारा जो सैलरी है 20 हजार नहीं, हम सबको सैलरी 20-20 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। मैंने बोला 20 लाख पर मंथ? तूने कैसे बोला? बोले सर आपको आपको आपके बिजनेस को नेट प्रॉफिट हो रहा है 20 करोड़ 10 करोड़ पर मंथ का, और वो 10 करोड़ पर मंथ का नेट प्रॉफिट हो रहा है आपकी खुद की 5 करोड़ पर मंथ की सैलरी निकालने के बाद, तो भैया हमको भी चाहिए। मैंने बोला ये सारी बातें तुझे कैसे समझी? बोले सर तो क्या हुआ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, आई एम ऑल्सो द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे भी समझता है, मैं दिखता हूँ बट पागल हूं नहीं। हाँ समझ में आया क्या? तो ये एम्प्लॉय भी यूजर्स हो गए क्या? अरे एम्प्लॉय करते हैं ना यूनियन लीडर। और अगर एम्प्लॉय को समझ में नहीं आया तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? किसी सीए को हायर करेंगे कि हमारे बिहाफ में स्टडी कर, हम धरने पे बैठने वाले हो, कितना इंक्रीमेंट मांगना है वो बता। तो जो 4% 5% है वो मन से नहीं है बताते हैं, उनको कोई ना कोई गाइड करता है कि तुम्हें 4% और हाइक मिलनी चाहिए, 3.5% और मिलनी चाहिए। तो एम्प्लॉय भी यूजर्स हो गए क्या? ये कितने 9 यूजर्स बता दिए भाई साहब, बहुत हो गए। लेंडर मतलब ऑलरेडी बता दिया क्या? बैंक, बैंक लेंडर है ना, जो पैसे देती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिटर्स भी है यूजर्स। क्रेडिटर्स कैसे यूजर्स बताओ मुझे। मान लो मान लो मैं ये सप्लायर है, क्रेडिटर है, मैंने इसको बोला साहब मुझे 10 करोड़ का माल उधारी में चाहिए। ये अंदर गया और इसने कांच लेके आया और मेरे सामने ऐसा कांच रख रहा और बोला शक्ल देखी क्या आपने? मैंने बोला शक्ल क्या देख रहे हो, मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट देखो, बहुत मजबूत है। तो मैंने क्रेडिटर्स को फिनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए। फिर इसने बोला हाँ यार मजबूत पार्टी, उधार दे सकते हैं इसको। तुम ऐसे ही किसी को उधार नहीं दोगे, तुम सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके उधार देते हो। तो क्रेडिटर्स भी है क्या? कस्टमर कैसे देखते हैं यार, ये मेरे को आज तक नहीं समझा, कोई मुझे बता सकता है क्या? कस्टमर को क्या जरूरत आन पड़ी फिनाइल? मतलब ये तो ऐसी बात होगी, मेरे यहाँ पे अकाउंट्स का बैच लगाने के पहले बच्चे मुझे बोल रहे हो सर आपके ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट भेजो पहले। कस्टमर कैसे देखता है बताओ? देखो ये भारत के बहुत सारे रेलवे स्टेशन है ना, ये रेलवे स्टेशन पे क्या चाहिए? कैमरा बिठाना है सब जगह पे, पंखे नहीं, कैमरा है, कैमरा। भारत के सभी रेलवे स्टेशन पे। और ये 50,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आई। कौन सी कैमरा बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ कोई? सीपी प्लस। ऊपर वाला सब देख रहा है ना? अरे सिक्योरिटी कैमरा, स्टेशन पे काय को सोनी के कैमरा लगाएंगे? सिक्योरिटीज कैमरा, सीपी प्लस। तो सरकार, सरकार कौन है बच्चों बताओ? कस्टमर। ये कौन है? वेंडर। तो ये सीपी प्लस आया, सरकार को बोला हाँ हाँ मैं बिठा दूंगा कैमरे। सरकार ने बोली 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तेरी औकात तो भी है क्या? मुझे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर पिछले 10 साल के, मुझे देखने दे तू इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लायक तो भी है कि नहीं। तो देखो अब कस्टमर ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे कि नहीं?
तो इसीलिए कस्टमर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑलरेडी बता दिया। पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, सर इन्वेस्टर तो ऊपर आ गए, ये लो प्रपोज्ड इन्वेस्टर जो अभी तक बना नहीं है, म्हणजे पब्लिक जो अभी तक इन्वेस्टर बना नहीं है लेकिन बनना चाहता है। इन्वेस्टर बनने के पहले वो क्या है? मैंगो पीपल, आम जनता। यस और नो? सही है ना? मैनेजमेंट को भी जरूरत होती है। तो कितने बता दिए हमने? 8-9 हमने देख लिए, बहुत हो गए इतने। लिख सकते क्या? एक दो हमने एक्स्ट्रा देखे। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, ये अकाउंटिंग। ये इसके दोनों के बीच के संबंधों को तुम घर पे रीड करोगे, है ना? अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग और मैथ्स भी है। अकाउंटिंग मैथ्स, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग मैथ्स एंड अकाउंटिंग एंड लॉ, और एक अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ। अच्छा ये रिलेशनशिप याद से पढ़ के रखना, 20-25 एग्जाम में एक आध बार पूछ लेते हैं, और लास्ट 30 एग्जाम से अभी तक वो आया नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये लो लिमिटेशंस। बच्चे बहुत बार लास्ट का छोड़ देते ना रे। थेरियोटिकल फ्रेमवर्क को हर कोई हल्के में लेता है। ये टॉपिक 8 नंबर का पेपर में आता है, थेरियोटिकल फ्रेमवर्क 8 से 10 नंबर, कभी कभी 12 नंबर। बट थेरियोटिकल फ्रेमवर्क के सारे 6 यूनिट मिला के 8-10 नंबर का आता है। इसमें कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स मिला के ऐसा समझो 10 नंबर के लिए आ जाता है ना? तो पहले यूनिट से आ गया 2-3 नंबर का, दूसरे से कुछ आ गया। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको पता है ऑलरेडी। बताओ तो क्या क्या लिमिटेशंस है? बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। हाँ, तो क्या भविष्य दिखाने वाला बाबा थोड़ी बैलेंस शीट की जो भविष्य की। बट ये बोलते हैं कि ये बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बनाते। सेल्फी फोटो, बैलेंस शीट मतलब क्या है? इज लाइक अ फोटो। ट्रेडिंग P&L इज लाइक अ वीडियो फिल्म। पूरे साल भर में बीच में कहीं एक बार भी सैलरी दिया होगा तो भी वो P&L में आ जाती है। सैलरी दिखेगी कि नहीं P&L में? पूरे साल भर तुम्हारे पास पोर्शे कार थी, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के 2 मिनट पहले कार बेच दी। अब बताओ बैलेंस शीट में कार दिखेगी क्या? नहीं। ऐसे P&L नहीं है। P&L क्या बोलता है? साल में एक बार भी कहीं पे सैलरी आई तो भी वो P&L में रिकॉर्ड होगी, लेकिन साल भर तुम्हारे पास कार थी, बैलेंस शीट बनाने के 1 मिनट पहले कार बेची, बट बैलेंस शीट में कार अब नहीं दिखेगी साल भर होने के बावजूद भी। ये लिमिटेशन है, समझे क्या? क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बनाते हैं। बैलेंस शीट इज लाइक अ फोटो। फोटो जिस समय खींचा उस समय तुम कैसे थे, बस उसके पहले तुम क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, वो हमें नहीं समझता है। पर ट्रेडिंग P&L इज लाइक अ होल वीडियो पिक्चर। तो ये बैलेंस शीट शोज द पोजीशन जस्ट ऑन द डे, उसके पहले और बाद की वो चीज नहीं बताती। फोटो कैसे बताएगा? मान लो मैंने इसका फोटो खींचा रात को 2 बजे, ये यहाँ पे रोहित भटक रहा था ये। अब वो भटकने के पहले क्या कर रहा था, भटकने के बाद क्या कर, फोटो में समझ में आएगा क्या? फोटो उस पॉइंट ऑफ टाइम का है सिर्फ। ये तुमको मालूम है कि नहीं अपनी ये प्रेस्टीज पॉइंट बिल्डिंग हॉन्टेड है करके? तुमको नहीं मालूम? सही में नहीं मालूम तुमको? तुमको किस्सा नहीं मालूम है? क्या बात कर रहे हो साल? इस सेकेंड फ्लोर का दरवाजा बहुत बार अपने आप बंद चालू होता है रात को। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे कहानियां मैंने आज तक देखा नहीं। मैं 12-12 1-1 बजे तक भी इधर रुका हुआ हूँ। सेकेंड फ्लोर के वॉशरूम का, वो लड़कियों वाला वॉशरूम है ना? नहीं नहीं, है। और ये शमशान पे बने हुआ है ना पूरा, ये पूरा प्रेस्टीज पॉइंट ही शमशान पे है। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले वो क्रिश्चियन लोगों का क्या रहता है, बरी करने का। अरे वैसे अगर तू देखेगा तो यहाँ कोई ना कोई डायनासोर मरा ही होगा करोड़ों साल पहले, वैसा नहीं। पर यहाँ पे प्रॉपर वो बरी करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, वो था यहाँ पे। उसके बाद चर्च बना, इधर में चर्च बना, और चर्च बनने के बाद में ये चर्च की तो जगह है, ऊपर देखो ना फाइनल फ्लोर पे चर्च के लिए एक पूरी जगह राखी करके रखी है। तुम चौथे माले पे जाओगे ना, वहां पे बीच में वो लगाया हुआ है डिवाइडर, उसके उधर नहीं जा सकते, वो चर्च की जगह है पूरी।
तो पहले यहाँ पे शमशान था, फिर चर्च बना, फिर क्या बना, प्रेस्टीज पॉइंट, फिर सीए के बच्चे आए और यहाँ पे सब भूत भाग गए। अरे पहले भूत थे इधर में, जब से सीए के क्लास चालू हुए इधर में कोई भूत बचा ही नहीं। हाँ नहीं, पर ये था इधर में है। तुम अगर ये ऑलरेडी मरे हुए को और क्या मारे। क्या बोले? नहीं नहीं, मरा कोई नहीं इधर में, मरा नहीं। बस ऐसी किस्से कहानियां है कि दिखता है, कोई ना कोई दिखते रहता है इधर में। वो कौन दिखते चेहरे कौन है कुछ मालूम नहीं, पर दिखते रहते इधर में। अब पैसेंजर रात में तुम 12 बजे देखो ना, ऐसे लंबा दूर 2-3 दिन रुको ऐसा, तो तुमको समझ में आएगा। हाँ, शनिवार वाला भी हॉन्टेड है, वो मालूम है कि नहीं? शनिवार वाला भी तो प्रॉपर हॉन्टेड प्लेस है वो भी। आवाज नहीं सुनी आज तक। मैं इनफैक्ट मैं पिछले 17 सालों में आज तक शनिवार वाला गया नहीं, वहां से 17,000 बार चला गया रहेगा उसका, बट कभी समय ही नहीं मिला। पहले स्टूडेंट था तो सोचा था सीए बनने के बाद जाऊंगा, और सीए बन गया तो सोचा बाद में जाऊंगा, टाइम मिलेगा तब, तो टाइम ही नहीं मिलता उधर जाने का। इसलिए मैं क्या बता, तुम्हारा गोल्डन पीरियड ये अभी आखिरी आखिरी पड़ा हुआ है गोल्डन पीरियड का, बस उसके बाद फिर गोल्डन पीरियड देखने नहीं मिलेगा। हाँ, कातरा जो भी नहीं गया। चलो आ जाओ, पहले वाला लिमिटेशन देखना, ये दूसरा बैलेंस शीट का पहला। फैक्टर्स विच में रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइज डोंट फाइंड द प्लेस इन द अकाउंट्स। बच्चों ये बहुत काम की चीज बताई उन्होंने। ऐसे फैक्टर जो बिजनेस की वर्थ को, बच्चों प्लीज सुनना, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस की वर्थ को डिटरमाइन करने में या बिजनेस की वर्थ बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं, उनके लिए बैलेंस शीट में कोई जगह ही नहीं। रतन टाटा, टाटा कंपनी को इतना ऊपर लेके गए, इतना अरबों में वैल्यूएशन किया, बट बैलेंस शीट में रतन टाटा के लिए कोई जगह है क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। Yes or no? Factors which may be relevant in assessing the worth of enterprise don't find a place in the accounts. जैसे एम्प्लॉय की लॉयल्टी, लॉयल्टी को हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं क्या? एम्प्लॉय का स्किल, एम्प्लॉय की लॉयल्टी। मेरा बिजनेस एकदम डेक्कन के बीच में चौराहे पे, वहां पे मेरा बिजनेस है, वो लोकेशन, हाँ बिल्डिंग में दिखा दूंगा, बट वो लोकेशन का एक्स्ट्रा फायदा मैं कभी दिखा सकता हूँ क्या बैलेंस शीट में? नो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, एप्रिसिएशन नहीं दिखा सकता हूँ ना मैं, वो तो बिल्डिंग का आएगा ना, जो भी आएगा उस लोकेशन की वजह से जो मुझे एक्स बेनिफिट हो रहा है, इंटेंजिबल बेनिफिट हो रहा है, वो थोड़ी दिखा सकता हूँ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलाउड थोड़ी है। परचेज गुडविल दिखा सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। मैं पढ़ा था ना गुडविल टॉपिक में पार्टनरशिप में। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो फैक्टर आपके धंधे को ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा काम के, बट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों क्यों? क्योंकि उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते। Accounting ignores the changes in money factors like inflation. Changes in money factors like inflation, बताओ तो जरा, बोलो। मेरे पास 4 साल पहले से 1,000 रुपए पड़े हैं, आज भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,000 का 1,000 ही दिख रहा है, बट तुम लोग जानते हो बॉस, उस 1,000 की वैल्यू अब 1,000 नहीं रही, उसकी वैल्यू अब 800-900 हो गई, क्योंकि 4 साल पहले जो चीज 1,000 में खरीद सकता था, आज उसी चीज के लिए मुझे 1,200 देना है। समझ में आई क्या बात सभी को? मतलब पड़े पड़े आपके मनी की वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई डायन खा रही है ना मनी को आपके, तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, विडंबना है परिस्थितीची, लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग ऐसी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। पहले वाला क्या था बताओ शॉर्टकट में? कस्टम एम्प्लॉय की लॉयल्टी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा क्या था? बैलेंस शीट हिस्टोरिक है। तीसरा क्या था? इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद देयर आर ओकेशंस व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही आपस में लड़ लेते बेचारे। जैसे देखो एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट वाली एक एंट्री हमने की थी हमारे सब्जेक्ट में, याद है क्या? क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले, और हमने रिकॉग्नाइज किया था उसको। वो तो फ्यूचर में होने वाले फायदे को रिकॉर्ड कर लिया था हमने, और कंजर्वेटिज्म अलाउ नहीं करता। एक और दो प्रिंसिपल है जो आपस में लड़ते, मैं बताता हूं। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मैटर्स।
बट मटेरियलिटी कहता है यू हैव टू डिस्क्लोज ओनली मटेरियल मैटर्स। दोनों ने लड़ लिया आपस में। डिस्क्लोजर बोलता है सब डिस्क्लोज करो, मटेरियलिटी बोलता है जो सिर्फ मटेरियल है उसे डिस्क्लोज करो। तो लड़ लिए ना आपस में दोनों, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। सर्टन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड अपॉन द शेयर पर्सनल जजमेंट। कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे है, जैसे एक मशीन है 10 करोड़ रुपए की, इसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल। कंपनी के डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं 5 साल। क्यों, काय को, कैसे, मालूम नहीं, 5 साल। जस्ट अ पर्सनल जजमेंट। किसी ने बोला नहीं नहीं 5 साल नहीं 3.5 साल। समझ में आया क्या? किसी ने बोला नहीं हम बहुत अच्छे से वापरेंगे 6 साल। क्या है ये सब? जजमेंट। ये सब क्या है? जजमेंट। कोई तुमको इनकम टैक्स अथॉरिटी आके बोलने वाली है क्या 6 साल क्यों 5 साल क्यों नहीं? भैया हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं समय समय पे, 10 साल चलेगी है, लो 10 साल। हाँ अब तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जहां पे जजमेंट की वजह से अकाउंटिंग इन्फ्लेट होती है, डिफ्लेट होती है, प्लस माइनस तुम कर रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना बॉस, ये गलत है कि नहीं है? तुमने तो तुम्हारे हिसाब से, और सोचो 500 करोड़ की मशीन है और 1 साल 4 साल की जगह 5 साल कर दिया, डिप्रिसिएशन कम हो गया हर साल का, और डिप्रिसिएशन करोड़ों में कम हो गया क्योंकि 4 साल में थी तो डिप्रिसिएशन का फिगर ज्यादा था। वही असेट अब 5 साल चलेगी तो हर साल का डिप्रिसिएशन कम हो गया। डिप्रिसिएशन कम तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा तो ईपीएस ज्यादा दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर। तुमने तो खिलवाड़ कर दिया अकाउंटिंग का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योर फुलिश जजमेंट। यस और नो? बट इसके लिए कोई इलाज नहीं है। एक और है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 8% लोग पैसा नहीं देंगे। क्यों भैया, 7 नहीं हो सकता है क्या? 10 नहीं हो सकता है? हो सकता है 10 नहीं देंगे, कोई बोल रहा है 7 नहीं देंगे। ये भी क्या है? एक तुच्छ जजमेंट। और इस तुच्छ जजमेंट ने, सोचो 1 लाख करोड़ का सेल है और 8 और 10% में कितने परसेंट का अंतर है? 2 लाख, 1 लाख करोड़ में 2% मतलब 2000 करोड़। तुमने तो पूरी अकाउंटिंग की काया पलट दी। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर दोज असेट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। रतन टाटा को दिखा नहीं सकते ऐसी एसेट जो मॉनिटरी में मेजर नहीं कर सकते, लाइक ह्यूमन रिसोर्स। सबसे काम की एसेट धंधे में यही है। ये फर्नीचर कैमरा मेरे किसी काम का नहीं है, रोहित पंकज और विजय काम के। बट मैं कैमरे को और इसी को असेट बुक्स में दिखा रहा हूँ। रोहित पंकज विजय को दिखा सकता हूँ क्या? नो। बल्कि इन सब में ज्यादा काम के कौन है? रोहित पंकज विजय। और बुक्स में दिखा क्या रहे? ये एसी और कैमरा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो? इसीलिए ये भी एक परिस्थिति की विडंबना है। विडंबना, लिमिटेशन। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। एक ही आइटम के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। कोई बोलता है मैं इसका वैल्यूएशन एट कॉस्ट करूंगा, कोई बोलता है मैं इसका वैल्यूएशन एट एनआरवी करूंगा, कोई बोलता है मैं इसका वैल्यूएशन एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज हायर करूंगा, कोई बोलता है लोअर करूंगा। समझ में आया क्या? या फिर यहाँ पे आपकी अलग अलग पॉलिसी हो सकती है एक ही चीज के लिए। कोई बोलेगा मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूंगा, कोई बोलेगा मैं डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करूंगा, कोई बोलेगा मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट नहीं करूंगा, कोई बोलेगा मैं क्रिएट करूंगा। चीज एक ही है बट हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ा रहा है, अपने अपने हिसाब से पॉलिसी। पॉलिसी तो आपकी भी अलग अलग है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में, कोई सुबह, कोई साथ में, कोई अकेले। यस और नो? ये सब क्या है? कब बिजनेस की अपनी स्टडी की पॉलिसी है, वैसे अकाउंटिंग की भी बहुत सारी पॉलिसी है। तो अलग अलग पॉलिसी है, ये अच्छी बात नहीं है। अलग अलग पॉलिसी होना नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं होती है फिर। दो सेम सेम इंडस्ट्री के दो कॉम्पिटिटर के बिजनेस में कंपैरिजन नहीं कर सकते अगर पॉलिसी अलग अलग है तो। ये समझ में आए? बहुत काम का था बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन। बच्चे सिर्फ हेडिंग देख के जाते हैं और हेडिंग दिखता नहीं इसके अंदर एक भी, तो बच्चा एग्जाम के समय पढ़ता भी नहीं है क्योंकि उसको काला बोल्ड किया हुआ हेडिंग नहीं दिख रहा है। बट इंस्टीट्यूट यहीं से पूछती है जो बच्चों की नजर से छूट जाता है। पर अलाउड नहीं है ना इंडिया में, कहाँ है? हाँ लेते ना, तेरी सैलरी है साल भर की 10 लाख रुपए, तू कंपनी में 10 साल तक काम करने वाला, 1 करोड़ उसका आज का इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगा करके 1 करोड़ का आज का वैल्यू निकाल लिया, वो तेरी औकात। होता है ना?
बिल्कुल पॉसिबल है। हमको था ना फाइनल में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अब निकल गया। 12-12 नंबर के क्वेश्चन आते थे, बड़ा प्यारा फील्ड था, बट इंडिया में कंपलसरी नहीं है। तुम्हारी भी जीवन में वैल्यू वैसी होती है ना रे। तुम कल चल के सब मिलेंगे, आज सब दोस्त लोग एक बराबर हो, कल चल के मान लो इसको 5 लाख पर मंथ का पैकेज है, इसको 4 लाख पर मंथ का पैकेज है, तेरे को 50,000 पर मंथ का पैकेज है, तो बरोबर तेरी वैल्यू कम ही रहेगी। तेरे 5 लाख का पैकेज है तो तेरी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो रहेगा भी ऐसा। नीचे भी देखना है तो बस ऐसे ही देखेगा, ऐसे झुकेगा नहीं, पर उसको नीचे देखना है तो ऐसे देखेगा। तो रियल लाइफ का भी यही एक कटु सत्य है, जितनी जिसकी पगार उतनी उसकी वैल्यू। बहन भी उसी को राखी पहले बांधती है जो भाई ज्यादा कमाता है। समझ में आया क्या? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, ये सबसे इजी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तुम, क्या मेंटेन करते हो बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करते हो तुम, इंटरनल ऑडिट भी करते हो। क्या फर्क है इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट में? स्टैट्यू लॉ में लिखा हुआ है, इसलिए ऑडिट करना पड़ रहा है, कंपलसरी, झक मार के, इच्छा हो चाहे ना हो। मान लो जैसे हर कंपनी को ऑडिट करवाना ही है, लॉ में लिखा है, एज पर सेक्शन 1, लॉ में सेक्शन है मेरे को याद नहीं, 150, 149 कुछ तो ऐसा सेक्शन है। Each and every company required to get its books of accounts audited from the practicing chartered accountant, लॉ में लिखा है। बस उस लाइन के भरोसे हम सबका करियर है। सोचो वो लाइन अगर हट गई तो हम सबके करियर हिल जाएंगे, क्योंकि ऑडिटर इज एन अनवांटेड गेस्ट। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि ऑडिटर आए यहाँ पे ऑडिट करे। यू ऑल आर अनवांटेड गेस्ट। तुम्हारी इच्छा है क्या कि कोई आके तुम्हें चेक करके, तुम्हें ही चेक करके, तुम्हें तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट तुम्हारे ओनर को दे? समझ में आया क्या? ऑडिटर करता क्या है, कंपनी में जाता है, उसे तो पहले मालूम ही नहीं रहता है कंपनी में हो क्या रहा है, फिर वो उसी कंपनी के एम्प्लॉय से दिन रात वहां पे रह के सीखता है कि कंपनी करती क्या है, अकाउंटिंग कैसे करती, उन्हीं से सीखता है और उन्हीं की गलतियां निकाल करके मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को बताता है। इसीलिए कोई भी चाहता नहीं है कि भैया हमारा ऑडिट हो, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, मतलब मैं तुम्हारा ऑडिट कर रहा हूं पूरे शेड्यूल का, किसी को पसंद आएगा क्या? नहीं। इसीलिए ऑडिटर इज एन अनवांटेड गेस्ट। वो जो इज्जत मिलती है, गुड्डे के बिस्किट मिलती है, चाय पे, सब मजबूरी है, क्योंकि लॉ में कुछ लाइनें लिखी है। Every company required to get its books of accounts or get books of accounts audited from independent auditor, जो कंपनी का किसी भी प्रकार से कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। यहाँ पे एवरी लिमिटेड कंपनी नहीं चाहिए, एवरी कंपनी चाहिए। हर एक कंपनी को ऑडिट करना है, यहाँ पे गलत है वर्डिंग, सो हर एक कंपनी को करना है। और इंटरनल ऑडिट मतलब क्या रहता है? कंपनी में मरा पड़ा रहता है 365 दिन, लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी का ऑडिट करता है और वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, शेयर होल्डर्स को नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स को। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के आने के पहले इंटरनल ऑडिटर साल भर अपना काम करता है, ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आएगा तब उसके सामने वो सर्व कर सके सारी चीजें। इंटरनल ऑडिटर इज लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, 12 ही महीने वहीं पड़ा रहेगा। इंटरनल ऑडिटर को फीस या सैलरी दोनों में से कुछ एक मिलता है। समझ में आया क्या? जैसे कि नहीं, मैं तुम्हारी टेस्ट लूं क्लास में, ओनली लेक्चर्स में, ये इंटरनल ऑडिट है। ICAI तुम्हारा फाइनल एग्जाम ले रही है, ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट है। कुछ बात समझ में आया क्या? और इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? मैनेजमेंट को, यस और नो। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? शेयर होल्डर्स को। टैक्सेशन ये भी एक तुम्हारा फंक्शन है, रोल है। तुम टैक्स कैलकुलेट करके देते हो ना, बचाते भी हो कभी कभी टैक्स, अगर सामने वाले ने तुमको अच्छी फीस दी तो। जैसे कि बहुत बार सीए क्या बोलता है क्लाइंट को, मेरी फीस रहेगी 0 प्लस जितना मैं तुम्हारा टैक्स बचा के दूंगा उसका 20%। तो फीस कितनी है? 0, और टैक्स कितना बचा के दिया? 40 लाख। 40 लाख का 20% 8 लाख, 0 प्लस 8 लाख 8 लाख, तो फीस कितनी हो गई? 8 लाख। तो टैक्सेशन ये भी एक तुम्हारा काम है, रोल देख रहे हैं ना हम लोग सीए के, अकाउंटेंट के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, ये सीए बनने के बाद तुम बहुत जगह पे देने वाले हो फुकट में। किसी की भी शादी में तुम जाओगे तो तुमको बोलेगा ही कोई ना कोई,
अरे यार वो मेरे चाचा ने प्रॉपर्टी बेची, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी बेची, जरा कुछ कैपिटल गेन का फायदा नुकसान कैसे क्या करना है बता दे। तुमको मालूम है ना, प्रॉपर्टी बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो तुमको शादियों में कंसल्टेंसी देना है। अब वो तुम्हारी चॉइस, तुम उसको कैसे बोलना, हाँ इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, मेरे ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस पे आ जा। और एक बार वो ऑफिस पे आया तो फिर उसको क्या देने का, बिल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज क्या होती है, बहुत बार क्या होता है, मैनेजमेंट आपको अपॉइंट करती है ये चीज चेक करने के लिए। जैसे मान लो ये कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, रिलायंस। ये रिलायंस कंपनी पुणे सेंट्रल को टेक ओवर करने वाली है अभी। तो रिलायंस कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, बोला जा छो पुणे सेंट्रल जाकर के पूरा चेक करके आ, मुझे बता उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि नहीं, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर, चेक कर पुणे सेंट्रल की कितनी ब्रांचेस है, उसका सेल कितना है, हमें लेना फायदे में है कि नहीं है, मुझे सारी चीजों का चेक करके रिपोर्ट बता। 6 महीने का समय है, ले 25 लाख एडवांस, 25 लाख काम होने के बाद। मैं बोलूंगा ओके सर, अभी जाके आता हूँ, 6 महीने में पूरी रिपोर्ट सबमिट करता हूँ। तो मैंने कौन सी सर्विस दिया, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन किसने दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। इतनी आसानी से रिलायंस ने पुणे सेंट्रल को टेक ओवर नहीं किया। पुणे सेंट्रल का आर सेंट्रो नाम हुआ है ना, वो रिलायंस ने तो खरीदा है पुणे सेंट्रल को। तुम मालूम है कि नहीं रे, पुणे सेंट्रल मॉल थे ना पहले, पुणे सी लिखा हुआ था और ऐसे लाइट लगती थी, अब हर जगह पे आर लिखा हुआ है और एक उदबत्ती नीचे से लिखी दिखती है, रिलायंस आर फ्लेम, यस और नो। तो वो उसने बहुत बहुत सारी रिपोर्ट निकाली होगी, इतनी आसान नहीं है, तो उसने सीए को ही हायर किया होगा, यस और नो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है। फिनेंशियल एडवाइसेस भी देते हो क्या आप, फिनेंशियल एडवाइसेस के ऊपर एक एग्जाम में सेपरेट थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है, रोल ऑफ अकाउंटेंट रिलेटेड टू फिनेंशियल एडवाइसेस। बच्चा बोलता मैंने तो हेडिंग ही लर्न की है, अब ये तो अंदर का भी अंदर का पूछ लिया। देखो फिनेंशियल एडवाइसेस में कौन कौन सी है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एक्सपांशन, इन्वेस्टिगेशन। और एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर में भी और प्रश्न आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस बताओ, तुम बताओ इन्वेस्टिगेशन क्यों करोगे तुम, कहीं फ्रॉड हो गया इन्वेस्टिगेट करो, कोई बिजनेस मुझे खरीदना है इन्वेस्टिगेट करो खरीदू कि नहीं खरीदू, कोई बिजनेस बेचना है इन्वेस्टिगेट करो बेचू कि नहीं बेचू, कोई बिजनेस के अंदर में मान लो एक्सपेंशन करना है इन्वेस्टिगेट करो एक्सपेंशन करूँ कि नहीं करूँ। ये आए मेरे पास, ये बोले मुझे 10 करोड़ की उधारी दो, मैं बोलूंगा रुक इन्वेस्टिगेट करने दे, तेरी उधारी वापस करने की लायकी है कि नहीं है। बैंक क्या करती है लोन देने के पहले, इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेशन के तो लाखों एग्जाम्पल्स है, कुछ यहाँ पे लिखे हैं। To ascertain the financial position of the business, to help the management in decision making। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लो इसका एक काम है, ये बॉटल बनाने का काम है, ये बॉटल बना लेता है, लेकिन ये इसका ढक्कन नहीं बना था, तो इसने इसलिए मेरे पास आया कि बोले साहब मैंने 1 करोड़ बॉटलें बनवाई, मुझे ढक्कन रेडीमेड खरीदना चाहिए कि खुद से मैन्युफैक्चर करना चाहिए, बाय और मेक, बाय करूं मार्केट से या मेक करूं खुद। मैं बोला रुको मैं अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। बाय किया तो मार्केट में एक ढक्कन कितने का मिल रहा है, 2 रुपए का। तुमने बनाया तो एक ढक्कन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2 रुपए 20 पैसे। बनाने के झंझट में मत पड़ो, खरीद लो डायरेक्टली, लगा दो, बेच दो। बाय और मेक डिसीजन, कौन सा ऑप्शन चीपर रहेगा, बाय। अगर बनाने का ऑप्शन चीपर है तो वो करो। हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड, हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड, हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड। बेटा लेक्चर में हूँ कॉल करता हूँ वापस। हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल और बाय आउट। समझे ना सब लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि नहीं, आप लोग अभी शहरों के अंदर में ये तुम रोटी बनाने के लिए आटा रेडीमेड खरीद करके लाते हो, तुम भी तो तुम्हारी मम्मी ने वो डिसीजन लिया है ना कि आटा रेडीमेड खरीदना है कि गेहूं खरीद के पिसवा के लाना है, मेक आउट, मेक और बाय आउट, यस और नो। तो मम्मा डिसीजन लेती है। अब हमें यहाँ पे खरीद के लेके आते हैं आटा, अभी तक खरीदते थे, मैं मनीषा को बोलता हूँ खरीदना क्यों है, 4-4 महीने पहले की पैकिंग है, उससे अच्छा गेहूं लेके आते हैं गाँव से, गाड़ी जब भी जाएगी गेहूं लेके आ जाने का एक पोता, 50-60 किलो आ जाते गेहूं, और वो यहाँ पे पिसवा लेना। या गेहूं भी खरीदे तो भी पिसवा लिया तो भी सस्ता पड़ता। अपने को मालूम तो है क्या अपन खा रहे हैं, क्योंकि वो पैक आटा महंगा पड़ता है। तो वहां पे क्या है, मेक और बाय, मेक,
बाय नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप डिसीजन लेते हो। सर डिसीजन कैसे लेते हैं? दोनों ऑप्शन का कितना पैसा लगने वाला है, कम पैसा लग रहा है तो वो करेंगे। टू अ सर्टेन व्हाई प्रॉफिट्स आर फॉलिंग, धंधे में प्रॉफिट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉफिट क्यों गिर रहा है। अपॉइंट करो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो चेक करके बताएगा धंधे में प्रॉफिट क्यों गिर रहा है। फिर पता चला लूप होल था एक। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल जो भी, तो हंस के, तो वो हमें बताएगा वीकनेसेस कहाँ पे। टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट, ग्रेटर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो सोचो आज के 25 साल पहले जब तुम इस दुनिया में नहीं थे, तब एटीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। 100 रुपए भी निकालने हैं डालने हैं तो बैंक में लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता था। उसके बाद हर जगह बैंकों की ब्रांचेस रखनी पड़ती थी। अब पूरी की पूरी एक ब्रांच किसने रिप्लेस कर दी? एटीएम में। ब्रांच में जाके तुम करते क्या रे? तुम्हारे मम्मी पापा ब्रांच सालों साल नहीं जाते, क्योंकि सब काम कैसे हो जाते हैं? ऑनलाइन या एटीएम से। बोलो ब्रांच में जाके क्या करते हैं? या तो पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, या तो पैसे विड्रॉ करना है, या तो चेक डिपॉजिट करना है, या तो पासवर्ड चेंज करना है, या तो पासबुक प्रिंट करना है। ये सारे काम एटीएम से हो जाते। सोचो 10,000 फीट की ब्रांच का काम 50 स्क्वायर फीट के एटीएम ने कर दिया। क्या लगा उसके लिए? खर्चा। इसको बोलते हैं ग्रेटर एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। समझ में आया क्या? तो सीए ऐसे हेल्प करता है to ascertain whether the fraud has occurred and if so its nature and extent, and to make any suggestion which will help to prevent the recurrence of such fraud। फिर से होना नहीं चाहिए। अगर फ्रॉड हुआ है तो किस लेवल तक का फ्रॉड था, उसकी वजह क्या थी, और हम लोग आज ऐसा क्या करें कि वो फ्रॉड फिर से नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी अकाउंटेंट हेल्प करेगा क्या? फ्रॉड की अगर मैं बात करूं तो पुणे कॉमनवेल्थ गेम 2008, 800-900 करोड़ का फ्रॉड था। कलमाड़ी साहब अंदर भी गए थे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर, सिर्फ जो फैक्ट है मार्केट में वो ही बता रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही पकड़ा था, क्योंकि वहां पे तुम बिलीव करो कॉमनवेल्थ गेम 2008 में पुणे में हो रहे थे। उस समय चेयरें गादियाँ ये सब किराए से लाई थी, करोड़ों रुपए का रेंट था। चेयर का रेंट कितना था? 500 रुपए। चेयर की कीमत 200 रुपए, मतलब कीमत से ज्यादा उसका भाड़ा था। मतलब कितना बड़े लेवल का फ्रॉड होगा, बरोबर है कि नहीं? कोई सीए कॉमनवेल्थ गेम की ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? सब फ्रॉड था उसके अंदर में। समझ में आया क्या? सजेशंस देने के देते हैं कि हम लोग कैसे बिजनेस, या फ्रॉड किस लेवल तक का था, किस नेचर का फ्रॉड था। सजेशंस देते हैं कि अब ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो तब वो कब पकड़े गया था? क्योंकि कोई भी सीए साइन करने के लिए तैयार नहीं था। to value the business and to value the share, to value the business and to value the share in a private company। सर इसमें वैल्यूएशन की क्या जरूरत है? गूगल पे जाओ देख लो रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना है। नो, प्राइवेट कंपनी लिखा है यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड थोड़ी होती है। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? आप लोग। कैसे करोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू वैल्यू पर शेयर। यस और नो? या फिर फॉर द पर्पज ऑफ सच परचेज, बिजनेस खरीदना है, बिजनेस बेचना है। वेल्थ टैक्स अब तो है नहीं, पहले था तो बात अलग थी। तो ऐसे ये इन्वेस्टिगेशन के कुछ है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल आता है। फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन की इन्वेस्टिगेशन के एग्जाम्पल्स दो। ये देखो इन्वेस्टिगेशन के एग्जाम्पल है। फिर से फाइनेंशियल एडवाइसेस का ई पॉइंट है। देखो फाइनेंशियल एडवाइस का पॉइंट कौन सा था? डी। फाइनेंशियल एडवाइस का पॉइंट कौन सा था? डी। डी के बाद क्या है? ई। पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम ये तुम लोगों को बताऊं तो ये ना पेंशन स्कीम के ऊपर एडवाइस ये लोग देते हैं जिनका मैथ्स बहुत मजबूत होता है। पेंशन स्कीम के ऊपर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुरीज। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुरी। एक्चुरियल साइंस एक कोर्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, वैसे एक्चुरी होते हैं। एक्चुरी को पैकेज मिलता है 1-1.5 करोड़ का स्टार्टिंग पैकेज। पूरे भारत में 700-800 एक्चुरी है। पूरे भारत में कितने एक्चुरी है? कुछ 700-800 है, 1200 एक्चुरी है। तो सोचो उनका पैकेज क्या जबरदस्त रहता होगा। इंश्योरेंस कंपनी को ये एक्चुरी बताते हैं कि इस बार कितना तुम लोगों को क्लेम देना पड़ेगा। ये अंदाज कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताते हैं कितने लोग लपकने वाले ऊपर जाने वाले।
अंदाज डेटा के हिसाब से स्टडी करके बताते कितने लोग मरेंगे तो तुम्हें कितने का क्लेम देना पड़ेगा, तो कितने की तुम लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना होगा, देना पड़ेगा। तो क्या बनानी पड़ती है? प्रोविजन। तो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोविजन बनाती है वो किसके भरोसे बनाती है? एक्चुअरी के भरोसे। कुछ बात समझ में आई क्या? तो वैसे ही पेंशन स्कीम बोलो या फिर इंश्योरेंस कंपनी को गाइड करना, उसके लिए कौन गाइड करते हैं? सीए लोग, एक्चुअरीज। इसमें एक्चुअरी का रोल ज्यादा है, सीए का रोल बहुत कम है। क्यों दिया है यहाँ पे पता नहीं। अदर सर्विसेज के ऊपर सेपरेट थ्योरी क्वेश्चन आता है। अदर सर्विस बोला तो एडवाइस, एक्चुअरी, इन्वेस्टिगेशन मत लिख क्या ना, वरना जो याद आया इसमें का उल्टी करके आ जाओगे वहां पे। सटीक जो पूछा है वही। सेक्रेटरियल वर्क म्हणजे क्या होता है? कंपनी पैदा करने से लेके कंपनी बंद करने तक का काम, मतलब सेक्रेटरियल वर्क। बजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम सीए भी कर सकता है। सीएस कंप्लायंस ऑडिट करता है, वो तुम नहीं कर सकते। तुम फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, सीएस कंप्लायंस ऑडिट करता है, सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है। बट कंप्लायंस ऑडिट कंपलसरी नहीं है, कॉस्ट ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है, फाइनेंशियल ऑडिट अपना जो है वो कंपलसरी है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा सीए की डिमांड है। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क भी है। बाप रे भाई साहब। हाँ, कंपनी फॉर्मेशन, रिसीवरशिप और लिक्विडेशन क्या होता है? कोई बिजनेस अगर लिक्विडेशन में चला गया तो बिजनेस की सारी संपत्ति बेच करके जो पैसा सबसे पहले आता है वो लिक्विडेटर के पास आता है, बिजनेस के मालिक के पास नहीं। और लिक्विडेटर सब क्रेडिटर्स को लाइन में लगा के सबको वाटअप करता है पैसे का। तो रिसीवरशिप का, लिक्विडेटर का भी काम किया हमने। आर्बिट्रेशन, दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आउट ऑफ द कोर्ट सल्टाना है, उनको समझ नहीं आ रहा है प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आर्बिट्रेशन का भी काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला भी काम कर लेते हैं, किसी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस वाला काम बस हम कंसल्टेंसी देते हैं भैया, बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो, जैसे वो अश्नीर गोवर वगैरह वो शार्क टैंक में बोलता है ना, मैं सिर्फ बस सर्विस दूंगा, मैं बस गाइड करूंगा तुमको। तो काफी सारी सर्विसेज होती है, तो वैसे सीए भी सर्विस दे सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, जस्ट रीड करके छोड़ना है, रीड करके छोड़ना है, रीड करके छोड़ना है, रीड करके छोड़ना है, दैट्स इट गेम। ये एक यूनिट खत्म हुआ। कितना यूनिट खत्म हुआ अभी? एक। दूसरा यूनिट कौन सा है अभी? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। बाकी हम लोग कल देखें क्या? सबसे बढ़िया रहेगा सिर्फ ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लो, ये हर एग्जाम में आता है। आज देखना है कल देखना है? क्या यार, तुम तो अभी बोल रहे थे आज खत्म कर दो। इंपॉर्टेंट तो सभी है, पहला वाला भी यूनिट इंपॉर्टेंट था, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आओ, नहीं तो थेरी बहुत बोर मारती है। ये तुम लोग बैठ गए, तुम्हारी कमाल है।